हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है उसमें कट ऑफ जो है आपको पता है कि ज आपकी जो जर्नल की कट ऑफ है वो 104 पर रखी गई है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 100 पर रखी गई है और एससी की जो कट ऑफ है वो 92 यानी कि 92 पर रखी गई है। तो ऐसी कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी को और बेहतरीन तरीके से करना होगा, ठीक है। और तैयारी को बेहतरीन तरीके से करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को बड़े ही ध्यान से क्लियर करते चलना होगा। ये हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की तीसरी क्लास है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो हम अभी तक जो टीचिंग था या टीचिंग की आप कह सकते हो प्रकृति और जो विशेषताएं थी, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स हम कर चुके हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम कुछ विशेष तथ्य जिनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं अक्सर, ये एक विशेष तथ्य जो आप कह सकते हो कुछ विद्वानों ने दिए हैं, जो दार्शनिक हैं उन्होंने दिए हैं। तो आज हम कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जो हमें अन्य बुकों में नहीं मिलते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो अलग से हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। आज ये स्पेशली क्लास है। इसके बाद हम जानेंगे टेक्चुअल एक्टिविटीज़, यानी कि जो हमारी स्मृति है या बुद्धि है उसके जो स्तर होते हैं, वहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ से हम कल की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में हम कुछ मूल शिक्षण प्रतिरूप या बेसिक टीचिंग मॉडल के बारे में जानने वाले हैं। जो ये छोटा सा पोर्शन है, ये विशेष पोर्शन है, आप कह सकते हो स्पेशल पोर्शन है, ठीक है। देखिए शिक्षण का कोई मूल प्रतिरूप नहीं है, ठीक है, जो सभी स्थितियों के लिए शुभ हो। यहाँ दो विपरीत आकारों की चर्चा की गई है। इन आकारों को विभिन्न या संयोजित रूप से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, पर शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, ठीक है, यह है पेडागोगिकल अप्रोच। अब ये जानते हैं पेडागोगिकल क्या होता है या पेडागोगी क्या होता है, पेडागोगी कहाँ से आया है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, लिखा है कि यह दृष्टिकोण क्या है, यह दृष्टिकोण अलांग भाषा का एक शब्द है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है, जिसे पेडागोगी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शिक्षण का विज्ञान, ठीक है। किसका विज्ञान शिक्षण का विज्ञान, ठीक है। शिक्षा शास्त्र एक पारंपरिक दृष्टिकोण है। इसे शिक्षण का विज्ञान और कला भी कहा जाता है। शिक्षा शास्त्र माने एजुकेशन, या आप कह सकते हो जो आपके पास शिक्षा शास्त्र होता है या एजुकेशन, आप जैसे एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, आप जब बीए करने जाते हो तो आपको वहाँ एक एजुकेशन लेना होता है, या इकोनॉमिक्स जैसे आप चूज करते हो एक सब्जेक्ट, आपके सामने शिक्षा शास्त्र जो आता है कह रहा है कि शिक्षा शास्त्र एक पारंपरिक दृष्टिकोण है। इसे शिक्षण विज्ञान और कला भी कहा जाता है, ठीक है। शिक्षण के मुख्य पहलू जैसे अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण गति और अध्ययन सामग्री। इसका क्या मतलब हुआ, अधिगम प्रक्रिया का मतलब होता है लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। आगे लिखा है शिक्षण गति, ये क्या होता है, टीचिंग प्रोसेस। और आगे है अध्ययन सामग्री। अध्ययन सामग्री का मतलब क्या होगा, जो आप पढ़ोगे, ठीक है, ये क्या होगा, टीचिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलिए, शिक्षण परिविधि को तय करने में प्राथमिक भूमिका ग्रहण करता है। यह सब तय करने मुख्य रूप से शिक्षक का कार्य है। देखिए, सबसे पहले नाम से स्पष्ट हो जाता है कि प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, पेडागोगिकल जो अप्रोच है वो एक प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है, यानी कि आपके जो टीचर है उसका यह एक दृष्टिकोण है। जो टीचर का दृष्टिकोण होता है उसे क्या कहा जाता है, पेडागोगिकल अप्रोच, ठीक है, प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। ये कैसे हो सकता है, जैसे एक टीचर क्या करता है, आपके लिए टाइम टेबल सेट करता है, ठीक है। दूसरा, आपके लिए एग्जाम व्यवस्था करता है, ठीक है। तीसरा, आपके बीच जीडी कराता है, ग्रुप डिस्कशन कराता है। ये सब किसके कार्य हैं, ये सब शिक्षक जो होता है उसके कार्य हैं। और शिक्षक के जो केंद्रित या शिक्षक की जो दृष्टि है,
या उसका जो दृष्टिकोण है, शिक्षक का जो दृष्टिकोण है, वही क्या कहलाता है, पेडागोगिकल अप्रोच कहलाता है। क्लियर। पेडागोगिकल क्या होता है, सीधी सी एक नॉर्मल सी भाषा में अगर आप समझना चाहो, जो शिक्षक द्वारा कार्य किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पेडागोगिकल अप्रोच, या आप कह सकते हो प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। उसके अंतर्गत क्या आता है, अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस, दूसरा शिक्षण गति टीचिंग प्रोसेस, तीसरा आपका होता है अध्ययन सामग्री, जिसे आप कह सकते हो टीचर इंस्ट्रूमेंट, या जो आपके पास टीचिंग इंस्ट्रूमेंट, जो आपके पास अध्ययन के समय या लर्निंग के समय आप कह सकते हो, या एजुकेशन के समय आपके पास जो सामग्री होती है, जैसे पेन, बुक, ये सब चीज़ें आपके पास टीचिंग के समय होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलें। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए फ्रेडरिक हर्बर्ट ने वर्ष 1906 में अपने कार्य सार्वभौमिक शिक्षा शास्त्र या यूनिवर्सल पेडागोगी में शिक्षण के 5 औपचारिक चरणों का समर्थन किया है। सबसे महत्वपूर्ण है ये नाम, फ्रेडरिक। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, जो फ्रेडरिक हर्बर्ट हैं उन्होंने पेडागोगी का क्या किया है, पेडागोगी के लिए 5 औपचारिक चरण दिए हैं। ठीक है, यानी पेडागोगी की अगर हम बात करें, पेडागोगी के बारे में कौन बात कर रहा है, फ्रेडरिक हर्बर्ट, और कब, 1906 में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, यहीं से तो क्वेश्चन बनता है कि पेडागोगी क्या है। पेडागोगी एक शिक्षक की दृष्टिकोण है। ठीक है, और फिर पेडागोगी का किसने समर्थन किया, या फिर पेडागोगी किसने दिया, फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। कब दिया, 1906 में दिया। ठीक है, क्या दिया था, सार्वभौमिक शिक्षा शास्त्र या यूनिवर्सल पेडागोगी, और उसके लिए 5 औपचारिक क्या है, चरण है। देखिए पहला देखते हैं, साधन रचना, किसे कहते हैं, प्रिपरेशन। देखिए आप हर जगह प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, आप ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, आप अपने किसी को एक्सप्लेनेशन देने की प्रिपरेशन करते हो, हर तरह से आप प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, नई सामग्री को प्रासंगिक प्रचलित विचारों से संयोजन, ठीक है, वही तो आप करते हो। आपने यदि मान लीजिए अभी आप बीए कर रहे हो और आपको कंपटीशन की तैयारी करनी होगी, तो आप नई चीज़ों को क्या करोगे, ठीक है, नई चीज़ों को अपने साथ संयोजन रखोगे, उन नए विचारों का अपने आप में संयोजित करोगे। सेकंड देखिए, प्रस्तुति। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन जो होता है, जो आप अपने आप को प्रस्तुत करते हो, अपनी प्रेजेंटेशन देते हो दूसरे को, वह भी किसका भाग है, पेडागोगी का भाग है। देखिए, ठोस वस्तु के वास्तविक अनुभव को ध्यान में रखते हुए नया पाठ्य प्रस्तुत करना। ठीक है, देखिए आपने जो सीखा उसको अपने अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करना ही तो क्या है, आपकी प्रस्तुति है ना। ठीक ठीक है, अब थर्ड वन देखिए, संस्थागत रूप देना। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, नए विचारों के प्रचलित विचारों के साथ तुलना करने के उद्देश्य से नए विचारों को शिक्षार्थी के दिमाग में प्रत्यारोपित करना। ठीक है, इम्प्लीमेंट की बात हो रही है। देखिए जब आप घर से स्कूल की ओर जाते हो या कॉलेज की ओर जाते हो, तो घर आपके मस्तिष्क में एक शिक्षा के प्रति अलग विचार थे। जैसे ही आप कॉलेज या आप स्कूल पहुंचते हो, तो आप टीचर आपको शिक्षा के प्रति एक अलग विचार देता है। कैसे, आप घर क्या समझते हो, आपने से आप जब घर पे थे तो आपको पता था कि एक शिक्षा होती है जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, आप कह सकते हो उससे हम जॉब या नौकरी ले सकते हैं। लेकिन जब आप विद्यालय पहुँचे हो या स्कूल पहुँचे हो या कॉलेज पहुँचे हो, तब आपको टीचर या शिक्षक क्या सिखाता है कि एजुकेशन एक या शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, आपके समाज को प्रकाशवान करता है, या आप कह सकते हो आपके भविष्य को उज्जवल करता है। नौकरी से ही नहीं, आपको समाज की, ज्ञान की, वस्तुओं की, सब की समझ बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चौथा, सामान्यकरण। देखिए अमूर्त विचारों को विकसित करने के लिए अधिगम को धारणा और अनुभव से आगे ले जाना। ठीक है, देखिए जो आपके विचार होते हैं, जैसे आप संकुचित विचारों की अगर बात कर सकते हैं जैसे, तो ऐसे विचारों का विकास करना और अधिगम को धारण करना, यानी कि शिक्षा या लर्निंग को धारण करना, या आप कह सकते हो शिक्षा को लेना। ठीक है, लर्निंग को लेना, लर्निंग माने यानी आपका अधिगम होता है, सीखना होता है, लर्निंग का मतलब ये हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और अनुभव के साथ, सीखते सीखते अनुभव के साथ आगे बढ़ना। ठीक है, नंबर 5 देखिए, आवेदन, एप्लीकेशन। नए अर्जित ज्ञान को छात्र के जीवन में अभिन्न अंग बनाना। मान लीजिए आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि हम जब एक ग्रुप में बैठते हैं और एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, तो हमें सामने वाले की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए उसके प्रश्न का उत्तर देना, और जो आसपास में बैठे लोग हैं उनको उस उत्तर के जरिए समझाना। यही क्या होता है कि जो आपने नया ज्ञान अर्जित किया है उसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना। ठीक है, ताकि आपके पास जो ज्ञान है, जब आप सामने वाले को या किसी के साथ उसे बांटो,
तो आपको या सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आपने जिस भी तथ्य की पुष्टि की है वह आपने ऐसे ही कहीं से दे दिया, उसे बता दिया। ये जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो तो सब सामने वाले को समझ में आता है कि इन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति पहले से है या इनके पास यह ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमने पीछे देखा पैडागोगी, पैडागोगी यानी कि पैडागोगिकल अप्रोच, यानी कि प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है, इसमें शिक्षक के द्वारा ही सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, दूसरा इसका समर्थक कौन था? फ्रेडरिक हर्बर्ट था, जिसने 1906 में इसके बारे में अपने यूनिवर्सल पैडागोगी में इसका वर्णन किया था, जो कि क्या था, एक सार्वभौमिक शिक्षा शास्त्र था। उसमें उन्होंने 5 उसके क्या दिए हैं, औपचारिक अंग दिए हैं। ठीक है, और 5 औपचारिक अंग कौन कौन से हैं देख लीजिए, एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ। संसाधन रचना करना यानी कि प्रिपरेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है आपका एसोसिएशन, और चौथा है आपका जनरलाइजेशन, और पांचवा है आपका एप्लीकेशन। ये 5 थे, उसके क्या है, औपचारिक चरण है इनका, जिसका उन्होंने समर्थन किया है। अभी हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है आपका शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, यानी कि एंड्रोगोगिकल अप्रोच। ये क्या है, यहाँ छात्र का दृष्टिकोण मायने रखता है। ठीक है, देखिए एंड्रोगोगिक मूलतः ग्रीक और बाद में जर्मन शब्द एंड्रोगोगिक पर आधारित है, जिसे 1833 में जर्मन शिक्षक अलेक्जेंडर केप ने प्रस्तुत किया था। ये ऐसे ऐसे पॉइंट ही आपको मायने रखते हैं कि कौन था वो, वह जर्मन का एक शिक्षक था जिसे अलेक्जेंडर केप कहते थे। ठीक है, देखिए शिक्षार्थी अधिकतर स्वनिर्देशित होता है, यानी कि खुद वो अपने आप को डायरेक्शन देता है। मान लीजिए आप कहाँ गए, एक मान लीजिए जनरली आपको बताता हूँ, जैसे हम क्लासेस कराते हैं और आप क्लास में पहुँचते हो अपने कॉलेज में, तो वहाँ आपको एक लेक्चर पढ़ाया गया, तो क्या उस लेक्चर का संपूर्ण ज्ञान आपको मिला? नहीं, मात्र आपको एक वे दिखाया जाता है कि आपको इस वे में इस चैप्टर का, इस टॉपिक का ऐसे ज्ञान अर्जित करना है, और आप सब निर्देशित यानी कि खुद की एक दिशा निर्धारित करते हो, एक डायरेक्शन निर्धारित करते हो कि इस वे से, इन बुक पुस्तक से मुझे यह ज्ञान पूर्णतः अर्जित करना है। लेकिन पूर्ण ज्ञान कभी नहीं होता है, सबके पास आधा ही ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ शिक्षार्थी अधिकतर सब निर्देशित होता है, यानी कि खुद या सेल्फ डायरेक्शन पाता है। ठीक है, आगे चलिए, वह अधिकतर अपने स्वयं के अधिगम के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि जो उसने सीखा है खुद के, जो उसका लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए वह उत्तरदायी होता है। छात्र ने केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि वे अन्वेषण या खोज के माध्यम से व्याख्या करते हैं। देखिए अब मान लीजिए आप ग्रेजुएट आपने किया, जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएट या एमए एमएससी, जब ये ऐसी किसी आप कह सकते हो कोर्स में एडमिशन लेते हो, तो वहाँ आपको एक सेमेस्टर ऐसा मिलता है जिसमें आपको एक रिकॉर्ड तैयार करने के लिए दिया जाता है, कुछ आपको तथ्य दिए जाते हैं जिनके ऊपर आपको एक छोटी, या आप कह सकते हो एक तरह की थीसिस लिखनी होती है। वह आपका क्या होता है, वह आपका अन्वेषण होता है, आपकी खोज होती है, जो आप उस बिंदु के ऊपर करने जा रहे हो। जब आप उसे करके लेके आते हो, वो वह क्या होती है, वह उसकी व्याख्या होती है जो आपने उस तथ्य के ऊपर खोज की है। ठीक है, इस ये क्या है, ये एक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है, यानी कि जो आपको एक बिंदु मिला था उसके ऊपर आपने क्या किया, खोज की है, उसकी आपने व्याख्या की, एक पुस्तक तैयार की है, या आप कह सकते हो छोटा सा असाइनमेंट बनाया है अपना। ठीक है, ये कौन सा दृष्टिकोण है, ये छात्र का दृष्टिकोण है, इसमें शिक्षक का हस्तक्षेप नहीं है, शिक्षक ने आपको इसमें कुछ भी नहीं बताया है। आपको एक बिंदु मिला था, उसके ऊपर आपने खोज की है, आप गए हो, आपने फील्ड में जाके उसके लिए सर्वे किया है। ठीक है, आगे देखिए, छात्रों ने अपने अधिगम की गति स्वयं निर्धारित की है सॉरी, प्रशिक्षक स्वयं को सीखने और नए ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान करके अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार छात्र नए कौशल विकसित करते हैं। ठीक है, स्वतः मूल्यांकन यानी कि सेल्फ एवेल्युएशन भी इस दृष्टिकोण की विशेषता है। एंड्रागोगिकल दृष्टिकोण की पहचान वह शिक्षक या एडल्ट लर्निंग से भी की जाती है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जब आप एमए या एमएससी, ठीक है, इस लेवल पर पहुंचते हो तो उस समय आप एडल्ट कैटेगरी में पहुंच जाते हो, यानी कि आप एक यंग और आप कह सकते हो जो चाइल्डहुड टाइम होता है उसके बीच में हो। ठीक है, यानी कि आप एडल्ट कैटेगरी में पहुंच चुके हो, तो इसे क्या कहा जाता है, अडल्ट लर्निंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप अब वयस्क हो चुके हो, उस समय आपकी बुद्धि काम कर रही है एक बड़े स्तर पर। ठीक है, जिसमें आप अन्वेषण या खोज भी कर रहे हो। ठीक है, ये दोनों मूलभूत मॉडल चरम स्थितियों को वर्णित करते हैं। व्यवहारिक रूप में शिक्षण समाज और काल के अनुरूप इन दोनों के बीच में कहीं होता है। ठीक है, देखिए 2 चीज़ें आपने अभी क्लियर की, एक पैडागोगी, दूसरा
एंड्रोगोगी। ठीक है, अब दोनों क्या था, एक में दृष्टिकोण था शिक्षक का, दूसरे में दृष्टिकोण है छात्र का। ठीक है, क्लियर। पहले में कौन थे आपके, फ्रेडरिक हर्बर्ट थे, कब थे, 1906 में। दूसरे में कौन है, जर्मन के हैं शिक्षक हैं, कौन है, अलेक्जेंडर केप। ठीक है, 1833 में इन्होंने अपनी धारणा दी थी। ठीक है, जिसमें किसके बारे में जिक्र किया है, जो छात्र अपने आप को सेल्फ डायरेक्टेड करता है या खुद की डायरेक्शन बनाता है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे अडल्ट लर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, पैडागोगी और एंड्रोगोगी दोनों में कुछ अंतर दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, शिक्षक केंद्रित निश्चित कर रचना यानी कि शिक्षा द्वारा, यह शिक्षक द्वारा होती है। ठीक है, और यहाँ शिक्षार्थी द्वारा, यहाँ शिक्षक द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है और यहाँ छात्र खुद अपनी दिशाएं निर्धारित करता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन और लर्निंग की निगरानी रखी जाती है। यहाँ छात्र सेल्फ स्टडी और जो उसका प्रोत्साहन है या मोटिवेशन होता है वो खुद से करता है। ठीक है, देखिए, यहाँ पेडागोगी में लर्निंग में ना के बराबर आप कह सकते हो छात्र का हस्तक्षेप रहता है, और जबकि एंड्रोगोगी में छात्र द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जाती है। ठीक है, पेडागोगी में देखिए कक्षा के 4 दीवारों के भीतर अधिगम किया जाता है, जबकि एंड्रोगोगी में छात्र बाहर जाकर अपने अन्वेषण या खोज करता है। ठीक है, देखिए, पेंड्रागोगी में जो आपको टीचर सिखाता है उसी ज्ञान के तहत आप बंधे होते हो, जबकि एंड्रोगोगी में आप बाहर समाज में घूमकर भी ज्ञान अर्जित करते हो। ठीक है, यह है पेंड्रागोगी में रेखीय दिशा होती है, जबकि यहाँ एंड्रोगोगी में विभिन्न दिशाएं होती हैं। ठीक है, देखिए, पेंड्रागोगी का जो आंकलन है वो संकुचित है, क्योंकि आपको 4 दुआरी में एक सिलेबस के तौर पर पढ़ाया जाता है, जबकि एंड्रोगोगी का कोई भी आंकलन निर्धारित नहीं है। आप जहाँ चाहे जैसे चाहे अन्वेषण कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। ठीक है, वो आप मान लीजिए अभी आपने नदी के ऊपर बिंदु लिया था, कल आप पर्वत के ऊपर बिंदु अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हो। तो यहाँ कोई दृष्टिकोण आपका निश्चित नहीं है, आप पानी, जल, वायु, पर्वत, पठार, किसी के ऊपर भी अन्वेषण कर सकते हो। यहाँ आपका दृष्टिकोण संकुचित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, हाइटोगोजी की अगर हम बात करें, ये एक अलग ही तथ्य है। ठीक है, देखिए हाइटोगोजी की अगर हम बात करें तो हाइटोगोजी स्टीवर्ट हेस ने दिया था। ठीक है, उन्होंने इसे परिभाषित किया। ठीक है, ये भी क्या है, स्वनिर्धारित अधिगम है। ये इसकी महत्वपूर्ण लाइन है, ये भी क्या है, एक स्वनिर्धारित अधिगम है। ठीक है, यह एंड्रोगोगी का विस्तार और या पुनर्व्याख्या का आप कह सकते हो, यानी कि जो आपने अभी एंड्रोगोगी पढ़ा था जिसमें शिक्षक द्वारा दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया था, छात्र का दृष्टिकोण अपनाया गया था, वही कह रहा है कि हाइटोगोजी जो है वो एंड्रोगोगी का विस्तृत रूप है, या आप कह सकते हो उसकी पुनर्व्याख्या है। ठीक है, देखिए, शिक्षण एक नए युग का ढंग है। ठीक है, यह परिवर्तनकारी तकनीक है, यह छात्रों को आत्म खोज के गहन यात्रा पर ले जाता है। ठीक है, यह अवधारणा सब शिक्षा को बढ़ावा देती है जो औपचारिक शिक्षण से स्वतंत्र है। इसे पीएचडी और अप्रेंटिस के उदाहरणों से जोड़ा जा सकता है। मैंने पहले ही आपको कहा कि जब ये अडल्ट लर्निंग है, जब आपकी बुद्धि व्यापक रूप में कार्य करने लगती है, तब आप ऐसी शिक्षा की नीति की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहले एंड्रोगोगी और उसका ही विस्तृत रूप क्या कहलाता है, हाइटोगोजी। ठीक है, देखिए, और आप इसे कैसे समझ सकते हो, जैसे बच्चा पीएचडी करता है या फिर अप्रेंटिस करता है। अप्रेंटिस कब करता है, जब आपने टेक्निकल कोई ज्ञान लिया हो। टेक्निकल ज्ञान कब आप लेते हो, जब आप अडल्ट पोर्शन या आप अपनी अडल्ट एज में पहुंच चुके हो। ठीक है, मनोविज्ञान के 5 स्तंभ है, शिक्षा के संदर्भ में मनोविज्ञान के 5 स्तंभ है। पहला जैविक, बायोलॉजिकल। ठीक है, जिसमें जीव विज्ञान, तंत्र विज्ञान, भावना और चेतना, ये सब चीज़ों का ज्ञान करना होता है। दूसरा है संज्ञानात्मक। ठीक है, कोग्निटिव। देखिए, इसमें धारणा, सोच, बुद्धि, स्मृति। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके, देखिए, इन सबको आप जानते हो, थिंकिंग आप कह सकते हो, मेंटलिटी। ठीक है, ये सब चीज़ें, और ये आप इन सब की बातें करते हो। तीसरे नंबर पर देखिए विकास, या आप कह सकते हो डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, सीखना, जीवन काल, विकास, सब आप कह सकते हो डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। 4 नंबर पर सामाजिक और व्यक्तित्व, सोशल और पर्सनैलिटी, या पर्सनली जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें सामाजिक व्यक्तित्व होता है, भावनाएं होती हैं, प्रेरणा होती है। 5 नंबर पर होता है आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, सामान्य उपचार, तनाव, जीवन शैली और स्वास्थ्य। ठीक है, ये मनोविज्ञान के 5 स्तंभ होते हैं।
और इसी पर हाइड्रोगोजी कार्य करता है। ठीक है, अब यह आज के देखिए स्टार लगा लीजिए इस क्लास के ऊपर, यहाँ से क्वेश्चन बनना निश्चित है। ठीक है, पहला आपने देखा पेडागोगी, जो क्या था, प्रशिक्षक केंद्रित था, जिसमें आप कह सकते हो वहाँ पर शिक्षक का दृष्टिकोण ही कार्य करता है। जो भी कार्य करता है शिक्षक, सीधा सा आप समझ लीजिए, जब आप कॉलेज में पढ़ने जाते हो वहाँ आपके लिए शिक्षक कार्य करता है, वो क्या है, आपके लिए पेडागोगी है। जब आप क्लास पूर्ण करके या कोर्स पूर्ण करके बाहर की ओर निकलते हैं और खोज करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, वह क्या है, एंड्रोगोगी है। और उसी ज्ञान को मानवता से जोड़कर, ठीक है, मानवता से जोड़कर एक बड़े स्तर पर, जैसे अप्रेंटिस हुआ, ठीक है, पीएचडी हुआ, क्योंकि उसके बाद आप कहीं ना कहीं वर्क करने वाले हो, लोगों को सिखाने वाले हो, समझाने वाले हो, वह क्या कहलाता है, वह हाइड्रोगोजी कहलाता है। ठीक है, पहले में पेडागोगी किसने दिया था, फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दिया था। एंड्रोगोगी किसने दिया था, अलेक्जेंडर केप ने दिया था। और तीसरा हाइड्रोगोजी किसने दिया है, स्टीवर्ट्स हेस ने दिया है। ठीक है, यही थी आज की क्लास। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो रहेगी आपकी बौद्धिक गतिविधियों की। इसमें हम जानेंगे बौद्धिक स्तर कौन कौन से हैं, और बौद्धिक स्तर से भी एक क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में बनना निश्चित है। ठीक है, धन्यवाद।